एडमिशन प्रोसेस के रिलेटेड आप लोग पूछ रहे थे, तो आपका भी यही क्वेश्चन था रिका, राइट? जनरल एडमिशन प्रोसेस को लेके। जी जी बिल्कुल। हम्म। अच्छा, इसमें ना एक्चुअली अगर हम जनरल एडमिशन की बात करें ना, वैसे तो ये बहुत लेंथी डिस्कशन है, बट इसको हम जो स्टैंडर्ड है या जो आप कह लेंगे जनरल पैटर्न है वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली बात ये है हमज़ा और अरिका, जो आपके स्पेसिफिकली अरिका आपका एसीसीए है ना, तो हम आपको जी बैचलर या मास्टर कंसीडर कर लेते हैं, और हमज़ा का जो है वो पीएचडी का है। अब इशू ये है कि ये दोनों एडमिशन प्रोसेस सेपरेट है 180 डिग्री। बिकॉज जो आपका बैचलर या मास्टर है उसका जनरल प्रोसेस ये होता है कि आपने पहले तो अपना माइंडसेट बनाना है कि आप कौन सी कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो यूरोप को टारगेट करते हैं, और वो इसलिए टारगेट करते हैं कि वहाँ पे जो स्टडी के एक्सपेंसेस हैं वो कम हैं, आपको पार्शियल स्कॉलरशिप या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाता है, ट्यूशन फ़ी भी कम होती है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स यूरोप को ही टारगेट करते हैं। तो हम यूरोप को ही अपना जो आप कह लें कि स्टैंडर्ड पॉइंट मान के चल लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने, मैं यहाँ पे बैचलर और मास्टर की बात कर रहा हूँ एडमिशन प्रोसेस की, जनरल की, और उसके बाद हम पीएचडी की बात करेंगे। जी बिल्कुल। रिका, आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है एडमिशन प्रोसेस को लेके, ताकि वो भी कवर हो जाए अंदर, अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके? जैसे हमजा ने पूछा कि हमने प्रोफेसर्स को कैसे रीच आउट करना है, तो बिकॉज ये दोनों प्रोसेस 180 डिग्री डिफरेंट है, पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस और बैचलर या मास्टर का। तो आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं एडमिशन प्रोसेस को लेके? नहीं, करंटली तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैं पहले एक बेसिक अपनी जो रूट होना चाहिए ना उसको लेके थोड़ी कंफ्यूज थी, तो अगर वो क्लैरिफाई हो जाए तो जैसे जैसे मीन बेसिक्स। तो नहीं नहीं, ओवरऑल जो आपका एक प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन से लेके यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने से लेके एक्सेप्टेंस तक का, तो उसकी मुझे करंटली कोई नोहाव है नहीं। तो जैसे जैसे ग्रेजुअली मुझे आती जाएगी, अगर मेरी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो फिर मैं वो आपसे ग्रेजुअली डिस्कस करती रहूंगी। हाँ ठीक है, ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं है। मैं समझ गया। ठीक है, ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं, बैचलर मास्टर को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम पीएचडी को डिस्कस करेंगे लास्ट में। आ, देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और प्रेफरेंस अभी हम जी मान के चल रहे हैं कि एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी प्रेफरेंस यूरोप के अंदर है, बिकॉज ब्ला ब्ला मैंने आपको रीजंस बता दिए कि ट्यूशन फ़ी कम है, आपकी वहाँ पे आपको पीआर जल्दी मिल जाती है, और उसके अलावा परमानेंट रेजिडेंसी जो पीआर मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं यूरोप के अंदर, तो मोस्टली स्टूडेंट्स यूरोप को कंसीडर करते हैं। और यही रीज़न है कि यूरोप की जो वीज़ा रेशियो है वो भी काफ़ी काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में यही चीज़ें चल रही होती हैं। चूँकि ये चीज़ें चल रही होती हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। दैट्स व्हाई आपका जो इस्लामाबाद एम्बेसी है, वहाँ तो वीज़ा रेशियोज़ का बहुत इशू है एज़ कम्पेयर टू कराची काउंसलेट। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली एडमिशन प्रोसेस को। सो एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको जैसा कि बताया कि अभी हमने रीजन अपना डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल यूरोप। अब हम उसमें हमने कंट्री अपने माइंड में है हमारे में, फॉर एग्जांपल हम इटली को सपोज कर लें। वैसे तो आपको जो आपका एडमिशन प्रोसेस है उसको लेके आपके माइंड में एक जनरल आइडिया रहना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूरोप के अंदर जो कि इस स्पेसिफिक कोर्स को लेके चल रही हैं, या जहाँ मैं एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो उनको आपने कंसीडर करना है। और अभी हम मान के चल रहे हैं कि सपोज हमें इटली में एक ऐसी यूनिवर्सिटी मिली जिसके अंदर हमारा कोर्स करवाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप पहुँच गए, यहाँ तक क्लियरिटी है आपको रिका? जी बिल्कुल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन, आप अपना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे 2 और 3 ऐसे टैब्स होंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो वहाँ पे आपका एडमिशन कैलेंडर होता है, उसको आपने देखना होता है। एडमिशन कैलेंडर में उनकी जो एनुअल जो डेट्स होती हैं एडमिशन की, या इवन के वो आपको कोर्स की डिटेल्स में भी मिल जाती हैं एडमिशन की डेट्स। बट यूरोप के अंदर मैं आपको बता दूं कि 2 इनटेक होते हैं, एक सितंबर इनटेक होता है और एक आपके पास
फेब या मार्च इनटेक होता है। सितंबर इनटेक जो है इसके एडमिशन आपके स्टार्ट हो जाते हैं फेब मार्च के अंदर, और जो फेब मार्च का आपका आप कह लें कि इनटेक होता है, उसके एडमिशन अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होते हैं। वैसे दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट इसकी डेडलाइन पहले आ जाती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो सितंबर इनटेक है उसके बाद भी एडमिशन होते हैं। इट मीन्स के मई जून, ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे। वो आप वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है कि कितने इनटेक है और उनकी डेडलाइंस क्या होती है। उसके अलावा जो दूसरा टैब आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में, वो होता है स्कॉलरशिप्स का या फंडिंग का। आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स होते हैं, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप होते हैं, और रीजनल बेस भी होते हैं। इवन इटली के अंदर रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप भी होता है, जिसको आप नीड बेस्ड स्कॉलरशिप बोलते हैं। और इसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को कैच करवाते हैं कंसल्टेंट्स, और वो बोलते हैं हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे, हम आपको एडमिशन भी देंगे, आपने हमें 3.5 लाख दे देना है, 4 लाख दे देना है। वो सब फजूल कहानी है। वो आप घर बैठे अप्लाई भी कर सकते हैं, वो रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस हेक्टिक होता है उसका, लेकिन वो नो हाउ आपको हो जाती है और आप कर लेते हो इजीली प्रोसेस। वो बेसिकली रीजनल स्कॉलरशिप जो है वो आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है। और इटली के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती हैं मेरिट स्कॉलरशिप, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको ट्यूशन फ़ी की एग्ज़ैम्पशन दे देती हैं, और कुछ आपको हॉस्टल्स ड्यूज़ की एग्ज़ैम्पशन दे देती हैं, कुछ 50% स्कॉलरशिप दे देती हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता है। हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात कर रहे थे, तो 2 टैब्स ये हो गया। तीसरा टैब्स आपका होगा उस कोर्स के रिलेटेड। उस कोर्स के रिलेटेड होगा जिसमें आपने अप्लाई करना है। उस कोर्स के रिलेटेड उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। उसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँगे, उसकी ड्यूरेशन क्या होगी, उसमें इंटर्नशिप होगी, उसमें फील्ड वर्क होगा। ये सारी डिटेल्स और उसकी डेडलाइन्स वगैरह आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। अभी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो कंसीडर नहीं करते छोटी डिटेल्स को, जिस वजह से वो उस रेस में बहुत पीछे रह जाते हैं जो एडमिशन की रेस होती है। यहाँ पे ये जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ ये कॉमन है पीएचडी के लिए भी और बैचलर या मास्टर के लिए भी। जब आप किसी कोर्स में अप्लाई करने लगते हैं, सो यू हैव टू कंसीडर कि उस कोर्स के अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएँगे, और फिर आप कोशिश किया करें कि जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, उसकी आपको पहले से एग्ज़ैक्ट नॉलेज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा स्टूडेंट जो सीवी बनाता है, और ख़ैर मोटिवेशनल लेटर तो ऑब्वियसली वो कोर्स के बाद ही आप बनाएँगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट सीवी भी पहले बना लेते हैं और वो अप्लाई कर देते हैं किसी भी कोर्स पे जाके। वहाँ पे जी उन्होंने सीवी माँगी हुई है, तो वो डायरेक्ट वही जनरल सीवी उसमें सबमिट कर देगा। एक ऐसा स्टूडेंट, और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जो पहले उस कोर्स की वेबसाइट पे जाके कोर्स का जो टैब है उसको एक्सप्लोर करेगा, वहाँ पे देखेगा कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे, कौन-कौन सी इंटर्नशिप की जाएँगी, कौन सा फील्ड वर्क किया जाएगा। इस तरह से वो स्टूडेंट क्या करता है, वो उस टैब को एक्सप्लोर करता है, उसके अकॉर्डिंग अपनी सीवी को अरेंज करता है, और अपने मोटिवेशनल लेटर को ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग जो है वो फॉर्मेट करता है। तो इन दोनों स्टूडेंट्स में कौन सा स्टूडेंट जो है उसके ज़्यादा चांसेस होंगे एडमिशन के? ऑब्वियसली वो स्टूडेंट जो पहले ही उस कोर्स की हाइलाइट्स देख चुका है, और उस कोर्स के अकॉर्डिंग ही वो अपनी सीवी बनाएगा, उस कोर्स के अकॉर्डिंग ही वो अपना मोटिवेशनल लेटर जो है वो अरेंज करेगा। सो इन दोनों में ऑब्वियसली वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा जो पहले ये चीज़ें कर लेगा, और ये पीएचडी में भी ये चीज़ें कंसिडर होती है। खैर मैं इसको मिक्स नहीं करना चाहता, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जहाँ भी आपने अप्लाई करना है, आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्सिटी के कौन से कोर्स में अप्लाई करना है, उस कोर्स को एक्सप्लोर करो। और इसी तरह पीएचडी की अगर मैं बात करूं, इसको मिक्स नहीं करिएगा। सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर पीएचडी में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस कोर्स के अंदर उस प्रोफेसर्स, जो भी उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, उनकी रिसर्चेज का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, और फिर आपने जो भी अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है या आपने अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अरेंज करना है, तो वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ दैट प्रोफेसर होना चाहिए। आपको हर बार अपनी सीवी और मोटिवेशनल लेटर और रिसर्च प्रपोजल चेंज करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप जनरल सीवी, जनरल मोटिवेशन लेटर या जनरल रिसर्च प्रपोजल एक ही फॉर्मेट और एक ही आप पैटर्न जो है वो रखेंगे सारे ही कोर्सेज के लिए, सारे एडमिशन्स के लिए, तो वो आपका एडमिशन नहीं होगा, चांसेस बहुत कम होंगे।
सो यहाँ पे हमारे पास एडमिशन, आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, आपने उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कोर्स को एक्सप्लोर कर लिया, वहाँ के एडमिशन्स को, ज़ाहिर बात है हर स्टूडेंट्स का अपना माइंडसेट होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो स्मार्ट वर्क करते हैं, कुछ हार्ड वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क क्या है कि आप एक डायरी बनाओ, वो आप मोबाइल में भी बना सकते हो, और हार्ड फॉर्म में भी आपके पास अगर है तो आप वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की डेट्स लिखो। सितंबर इनटेक मोस्टली मेजर इनटेक है यूरोप के अंदर, और सितंबर इनटेक मींस का इट मींस कि आपका एडमिशन नवंबर से स्टार्ट होगा, दिसंबर से, और ये चलेगा जनवरी फरवरी मार्च तक। इसकी डेडलाइन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फेब मार्च अप्रैल, इवन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जनवरी भी होती है, और ये फिर उसी तरह एडमिशन उनके पहले स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सितंबर मेजर इनटेक है, और इसमें आपने देख लेना है, और कोर्स की आपने रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली देखनी है कोर्स के टैब में। उसकी जो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करेंगे। मोस्टली आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो आपसे सीवी मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, मोटिवेशनल लेटर मांगते हैं, और आपकी डिग्रीज मांगते हैं। बट इनिशियल स्टेजेस पे ये भी नहीं बोला जाता। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लें, फिर वहाँ यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन पोर्टल होता है, वहाँ पे आपने जाना होता है, एडमिशन पोर्टल पे आपने अप्लाई करना होता है, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद वो आपको आपके ईमेल पे नेक्स्ट जो भी डिटेल्स होती है वो बता देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लेती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ इंटरव्यूज़ लेती हैं। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो आपको एक एडमिशन लेटर सेंड कर देंगे। वो एडमिशन लेटर जब आपको मिल जाएगा, उसके बाद वो एडमिशन लेटर और जो भी इंस्ट्रक्शन आपका कोर्स कोऑर्डिनेटर आपको देगा, वो सारे इंस्ट्रक्शन और डॉक्यूमेंट्स आपने अरेंज कर लेने हैं। सीवी आप ऑब्वियसली आप अपनी डिग्रीज जो है वो अटेस्ट पहले ही करवा लें, क्योंकि डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है डिग्री अटेस्टेशन की, कुछ की नहीं। आपका जो मैट्रिक इंटरमीडिएट है वो अटेस्ट होना चाहिए आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से, आईबीसीसी से, उसके बाद आपकी डिग्रीज एचईसी से, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंक्लूडिंग योर एक डॉक्यूमेंट होता है नादरा से मिलता है, एफआरसी, वो भी आपका अटेस्ट होना चाहिए मोफा से। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट होंगे, और इनसे पहले आप ये कर सकते हैं कि आप उस कंट्री की जो एम्बेसी की वेबसाइट है उस पे जाएं और देखें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांग रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए। जब आपका एक बार एडमिशन लेटर आ जाता है उसके बाद आपका जो प्रोसेस है वो एम्बेसी से होता है, डायरेक्ट आपका एम्बेसी से लिंक होता है। यूनिवर्सिटी आपके वीज़ा में कोई हेल्प नहीं करेगी। इवन कि अगर आपका किसी कंट्री का फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है, फिर भी यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं प्रोवाइड करेगी। It means कि there will be no any assistance from university regarding to your visa. So visa process एक different चीज़ है। तो जब आप एक बार यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद आपकी वीज़ा की जर्नी स्टार्ट हो जाती है, और आप अपनी वीज़ा फाइल कंप्लीट करने में लग जाते हैं। उसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं। सो ये एक जनरल एडमिशन प्रोसेस है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है अरिका मिसिंग हुआ तो वो आप पूछ लें, उसके बाद फिर हम पीएचडी की तरफ चलते हैं कि पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। जी, तो एक मैंने अभी जगह पे पढ़ा था कि एक CIMA करके कोई वो होता है डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट होता है शायद, तो वो निकलवाना पड़ता है अगर हम इटली की स्पेसिफिकली बात करें तो हाँ, वहां से। उसको हम उसके सेमिया, बारे में आपको जी जी, सो उसको हम बेसिकली सेमिया बोलते सिमिया हैं। जो है, सिमिया एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के तौर पे मिलता है कि आपकी जो एजुकेशन आपने पाकिस्तान में गेन कर ली है वो इक्विवेलेंट है अकॉर्डिंग टू द इटालियन और यूरोपियन लॉ। ठीक है, ये इस तरह के एक डॉक्यूमेंट्स होता है, सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया। तो सिमिया के साथ साथ डीओवी भी होता है, डीओवी भी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, इसको आप कंसीडर कर लें। सो डीओवी या सिमिया ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होते हैं। डीओवी का प्रोसेस अलग है, सिमिया का प्रोसेस अलग है। डीओवी की जो फाइल है वो आप अपनी वीज़ा फाइल के साथ एम्बेसी के अंदर ही सबमिट करवाते हैं, जबकि सिमिया जो है वो अलग से एक प्रोसेस होता है। और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि जब आप इटली में किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, तो वो एक यूनिवर्सटैलिटी का पोर्टल होता है। यूनिवर्सटैली, वहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं, और वहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन और यूनिवर्सिटी अपने कोर्स की जो डिटेल्स है वो डायरेक्ट सेंड कर देती हैं एम्बेसी को। ये एडमिशन प्रोसेस के अंदर ये वाला स्टेप जो है ये मैंने आपको नहीं बताया।
सो जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यूनिवर्सिटी का वो आपको लिंक सेंड करते हैं यूनिवर्सिटी का। उसके बाद वहाँ पे जाके आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन डालते हो और फिर वो इन्फॉर्मेशन और आपकी यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन डिटेल्स हैं वो यूनिवर्सिटी सेंड कर देती है एम्बेसी को, और उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देती है। ठीक है जी, ठीक और है, कोई ठीक। क्वेश्चन आपका? बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड था, बट मेरा ख्याल है वो जनरल होगा सबके लिए। हाँ, ये हरिका जो बैंक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज नहीं। ठीक है। ये हाँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि मैं आपको बता दूं कि 96% जिन जो स्टूडेंट्स की रिजेक्शन होती है वीज़ा की, वो यही है, बैंक स्टेटमेंट। या तो आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो, अदरवाइज 96% जो वीज़ा रिजेक्शन है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को लेके होती है। तो ये बैंक स्टेटमेंट आपको 100% जो आपकी स्कॉलरशिप होती है उसके ऊपर भी तो दिखाना होता है, स्टेटमेंट शो नहीं करनी होती? बिल्कुल करनी होती है, मैंने ऐसा नहीं बोला कि अगर आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो नहीं करवानी। मैंने ये बोला है कि अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं होता, ये जिन स्टूडेंट्स का नहीं होता, उन स्टूडेंट्स में 96% जो वीज़ा रिजेक्शन है वो बैंक स्टेटमेंट की वजह से होती है। जो बैंक स्टेटमेंट की डिस्कशन है, इसको हम कल पे पेंडिंग कर लेते हैं, और या मैं आपको बता देता हूँ, बट फिर दूसरा क्वेश्चन हमज़ा का जो थोड़ा सा वो है वो स्किप होगा, तो बैंक स्टेटमेंट को अभी अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करते हैं, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। उससे पहले हम पीएचडी सही के है, नो एडमिशन प्रॉब्लम। को मैं आंसर कर देता हूँ हमज़ा को। हमज़ा, पीएचडी का एडमिशन वैसे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में सेम है बैचलर या मास्टर के, बट एक डिफरेंट इसमें ये डिफरेंट आप हैं हमज़ा, जी सुन रहे भाई। हैं आप? जी जी, मैं इधर ही हूँ, मैं सुन रहा हूँ जी। जी हमज़ा, इसमें ये होता है कि आपका जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने अप्लाई करना है ना, डिपेंड कर रहा होता है उन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स पे। आपने मुझे चाइना का बताया कि चाइना में प्रोफेसर्स का रिस्पांस नहीं आता, तो ये बहुत मुश्किल से आता है रिस्पांस। सो बट अगर आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे जो इजी एडमिशन है पीएचडी के लिए, वो आपको चाइना में और यूरोप में भी मिल जाएगा। यूरोप में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, बट ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और आपकी प्रोफाइल, आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका थीसिस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और उन्हीं को पीएचडी में स्कॉलरशिप मिलता है जिन्होंने वर्किंग की होती है। सो बात फिर वही आ जाती है कि जी भाई। आपने अपनी प्रोफाइल को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आप जिस यूनिवर्सिटीज़ में जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली जिस प्रोफेसर के अंडर आप करना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्रोफाइल को अरेंज करना है और अप्लाई करना है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ, आपका कोई और क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में मैंने इसको ब्रीफ आंसर किया है, तो क्या सेटिस्फाइड हैं आप, या कुछ और बताऊँ हमजा? भाई ठीक हो गया। मैं इंशाल्लाह वो भी इस पे भी वर्किंग कर लेता हूँ, और आई विल लेट यू नो अगर मुझे कोई फर्दर गाइडेंस की जरूरत होगी इंशाल्लाह तो। हाँ, इसमें आपने यही देखना है कि जब भी आप फॉर हाँ एग्जांपल जी। फॉरेस्ट्री की हम डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, अब चाइना की किसी यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल बीजिंग फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप जाते हो और आप देखते हो अपना डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री का, और टीचर्स को एक्सप्लोर करते हो। फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा टीचर है जिसकी रिसर्च जो है वो डोमेन एंटोमोलॉजी बन रही है, और एक जी एस्ट्रोनॉमी का स्टूडेंट है, या किसी भी और मेजर का स्टूडेंट है, तो वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो डॉक्यूमेंट से तो शो हो रहा होगा कि इसका एंटोमोलॉजी से कोई काम नहीं है, तो ऐसा जी। प्रोफेसर उस स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देगा।
बट एक स्टूडेंट जिसका मेजर एंटोमोलॉजी है जी भाई। और उसकी डेफिनेटली अगर मेजर एंटोमोलॉजी है तो उसके पास सारा जो रिकॉर्ड है सीवी का या मोटिवेशनल लेटर या जो भी उसकी प्रोफाइल के अंदर चीज़ें हैं वो सारी एंटोमोलॉजी के रिलेटेड होंगी, तो ऐसे स्टूडेंट के ज़्यादा चांसेस होंगे एक्सेप्टेंस के। चाइना के अलावा भी और जी भाई। यूरोप के अलावा भी आप दोनों लोगों को बता दूं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपके पास अगर आप जी यूरोप नहीं है तो आपके पास चाइना है, चाइना नहीं है तो आपके पास रशिया है, रशिया नहीं है तो आपके पास मलेशिया है, इंडोनेशिया। ये मैं वो कंट्रीज़ बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के इशू होता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की रिजेक्शन होती है। बैंक स्टेटमेंट में मैं आपको शॉर्ट सा करके जी बता देता हूँ। पीएचडी में बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा कंसीडर इसलिए नहीं करती कि पीएचडी में फंडिंग आपको ऑलरेडी मिल रही होती है और लेकिन फिर भी आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी होती है क्योंकि जो एम्बेसी है उसने ये मेक श्योर करना होता है कि ये स्टूडेंट जो है ये एक मैं अगर आपको देसी अल्फाज में बताऊं ना तो एम्बेसी ने ये देखना होता है कि ये बंदा खाते पीते घर का है। खाते पीते घर का इन सेंस जी कि जी। इसके पास इतना बैंक बैलेंस है क्या ये वहाँ जाके उड़न छू तो नहीं हो जाएगा, तो ये मेक श्योर करते हैं और इसलिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्रॉस चेक करते हैं आपके बैंक स्टेटमेंट को, आपके सोर्स ऑफ इनकम को और जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं उनको अपने सोर्स ऑफ इनकम की वैलिडेशन या वेरिफिकेशन के लिए। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट जी भाई। जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रही होती उनके सोर्सेज ऑफ इनकम को और उनके सोर्सेज ऑफ इनकम जस्टिफाई नहीं कर रहे होते हैं उनकी बैंक स्टेटमेंट को, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिजेक्शन होती है। वो कहते हैं एकदम इनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो जो स्टूडेंट 1-2 साल से अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करके रखते हैं, कैश इन कैश आउट रखते हैं और इन चीज़ों को अपनी बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वही वो अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं या सोर्स ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग ही बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को ही वीज़ा मिलता है, बाकियों का रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि बैंक स्टेटमेंट जो है ये बहुत सेंसिटिव इशू है और इवन कि अगर आपका फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है तो फिर भी आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करवानी होती है विद ऑल जो आपकी कह लें कि प्रिक्योरमेंट मैंने आपको बताई है। यू हैव टू जस्टिफाई और आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करने होते हैं। आइडिया हो गया कुछ आपको बैंक स्टेटमेंट का रिका? आपका कराची काउंसलेट है या इस्लामाबाद एम्बेसी है रिका? कराची कराची। कराची काउंसलेट में वीज़ा रेशो बेटर एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद, सो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। अगर आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लेंगी तो आई होप सो कि आपका वीज़ा हो जाएगा। इटली के अलावा भी आप अप्लाई कर सकती हैं, बट चूँकि इटली में आपका इनिशियल एक्सपेंस कम होता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स उधर ही अप्लाई करते हैं और मेरे सेशन में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे कराची के और कराची की वीज़ा रेशो उन दिनों तो बहुत अच्छी थी, अभी मुझे आइडिया नहीं है। और ये वैसे हर साल यही होता है, कराची काउंसलेट वालों को बेनिफिट मिलता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एडमिशन जो अब्रॉड एडमिशन का जो प्रोसेस है इसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं वीज़ा को लेके और एडमिशन वगैरह आपका हो जाता है लेकिन वीज़ा एट द एंड जो है वो प्रॉब्लम होती है। सो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और मैं आपको एक मशवरा ये देना चाहूँगा कि किसी भी कंट्री में अगर आपका होता है एडमिशन, किसी भी कंट्री में, बट ऑब्वियसली बात यही है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपका गोल है कि आपको पाकिस्तान से निकलना है और बाहर सेटल्ड होना है तो ऑब्वियसली अगर आपको किसी भी कंट्री में एडमिशन मिलता है आप चले जाएं और बहुत ज़्यादा कंट्रीज स्कॉलरशिप्स भी देती हैं। रशिया के अंदर भी स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड एग्जिस्ट करता है ओपन डोर के नाम से। और उसके अलावा आपका मलेशिया के स्कॉलरशिप और इंडोनेशिया में भी इसी तरह फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, चाइना में CSC स्कॉलरशिप है, यूरोप में इरास्मस मंडस है और इसी तरह जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ट्यूशन फ़ी भी फ्री करती हैं। टर्की के साथ साइप्रस है, यूरोपियन साइप्रस है, यहाँ भी आपको एडमिशन मिल जाता होता है 50% स्कॉलरशिप पे, 60-70% स्कॉलरशिप पे। सो बात करने का मकसद ये है कि जहाँ भी आपका एडमिशन हो आपको उसको परसू कर लेना चाहिए। सो डिफरेंट ऑप्शंस आप इन हैंड रखें। पीएचडी के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क ज़्यादा होता है, तो बेहतर ऑप्शन चाइना है, यूरोप भी हो सकता है
और अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है हमजा, मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप डिफरेंट कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करो और हर बार आपको मेहनत करनी है, हर जी, बार आपको अपनी सीवी, अपना रिसर्च प्रपोजल उसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी। और जब आपको एक बार एक्सेप्टेंस मिल जाए, क्योंकि बैचलर और मास्टर में प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है, इवन के वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट पीएचडी में रिक्वायरमेंट होती है और कंपलसरी भी है, और वो आपके एडमिशन प्रोसेस को स्पीड अप भी करती है। सो ऑब्वियसली देखें, जहाँ पे बैचलर मास्टर वालों को सिर्फ एडमिशन कमेटी को मनाना होता है या इनिशियल एडमिशन प्रोसेस को पास ऑन करना होता है, वहाँ पीएचडी वाले बंदे को पहले एक सिंगल पर्सन को, जिसके पास रश भी नहीं है प्रोफाइल्स का, जिसने बस एक ही बंदे को सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली उसका एडमिशन क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा या थोड़ा सा हार्श होगा एज कम्पेयर टू बैचलर या मास्टर के स्टूडेंट के। अभी आप दोनों के कोई क्वेश्चंस हैं आज की डिस्कशन के रिलेटेड? नहीं भाई, थैंक यू। मेरा फिलहाल तो नहीं क्वेश्चन कोई भी। मैं वर्किंग करता हूँ, उसके बाद अगर इन केस कोई हुआ क्वेश्चन तो मैं इंशाल्लाह जरूर रीच आउट करूंगा आपको इंशाल्लाह। हाँ जी अरिका, आपका कोई और क्वेश्चन है? नहीं नहीं, बस बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड मजीद कुछ इन डेप्थ सवाल होंगे तो वो आपने कहा था जैसे हमने दूसरी क्लास रखी है उसमें डिस्कस कर हाँ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सीवी से स्टार्ट करते हैं। देखें, आप जी जब भाई। सीवी, हाँ, फॉर एग्जांपल आप यूरोप के लिए जब सीवी बनाते हैं ना, किसी भी यूरोपियन कंट्री के लिए, शेंजन कंट्री के लिए, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, मैं इसी से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सीवी में आप ये जी देखें कि सम टाइम ये होता है कि जब आप किसी कोर्स में अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो जब आप उस कोर्स में या उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, तो जो भी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सम टाइम वहाँ पे स्पेसिफिक कोर्स के रिलेटेड भी चेंज होती रहती हैं सीवीज का फॉर्मेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइनेंस का सेक्शन है रिका का। आपका हमजा कौन सा डिपार्टमेंट है? फॉरेस्ट्री भाई। फॉरेस्ट्री। एनवायरनमेंट फॉरेस्ट्री। हाँ, फॉर एग्जांपल जी इन्वायरमेंटल साइंसेज है या फॉरेस्ट्री है, हो सकता है कि सेम ही यूनिवर्सिटी है, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जी बोला हुआ है कि हमें सीवी 1 पेज की चाहिए, बट इन्वायरमेंटल साइंसेज वाले जो है वो उसी सीवी की रिक्वायरमेंट 2 पेजेस की रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है, जो स्टैंडर्ड साइज जी है सीवी का वो 1 पेज है। ठीक है, सर। जी मोस्ट प्रोबेबली सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बहुत माइनर कंसीडर करते हैं, वो यही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन को जो कि आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर अटैच करनी है, उसको 1 पेज तक कैसे लिमिटेड करें, लिमिट करें। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ठीक है, ये लगता माइनर है, जब आप सीवी बनाने बैठते हैं तब आपको लगता है कि यार ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, मैं तो इसको ईजी ले रहा था। तो जी सीवी में आपके पास, मैं आपको बता रहा था, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि आपने देखना क्या चीज़ है, आपने ये देखना है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप श्योर हो कि आपने फलां यूनिवर्सिटी में या फलां कोर्स के अंदर, कोर्स तो डेफिनेटली आपका प्री डिसाइड ही होगा, यूनिवर्सिटी आप डिसाइड करते हो और उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आप जाते हो, डिपार्टमेंट देखते हो और फिर वहाँ से आप सीवी की रिक्वायरमेंट देखते हो कि वो 1 पेज है या 2 पेज है। उसके बाद आपकी प्लानिंग स्टार्ट होती है कि उस सीवी के अंदर आपने क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और उसको आपने कितना रखना है, उसकी लिमिट, उसकी साइज़ कितना होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्री डिसाइड नहीं है, आप एक जनरल सीवी बना रहे हो, तो आप उस सीवी को 2 पेजेस रख सकते हो। ये तो एक 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 जनरल परसेप्शन हो गई हमारी कि हम इसको किस तरह लेके चलते हैं सीवी वाले ऑप्शन को। अभी हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है ये बात नहीं की, अभी हम सिर्फ उसके ओवरऑल जो आउटर, आप कह लो कि आउटर लेयर है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये होती है कि सम टाइम कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में अप्लाई करने की बात करते हो, तो यूरोप में जो सीवी ज़्यादा, जिसकी एक्सेप्टेंस है, ये जो ज़्यादा आप कह लें कि चलती है, वो है यूरोपास। यूरोपास एक फॉर्मेट है सीवीज का, और भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आते हैं, बट जब आप गूगल पे यूरोपास लिखते हो, सीवी मेकर यूरोपास, तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होती है और उस वेबसाइट पे जब आप जाते हो, तो वहाँ पे जब आप सीवी क्रिएट करते हो,
वो एक ऑनलाइन आप कह लें कि डाटा एंट्री आप करते हैं और लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसपे आप क्लिक करने के बाद आपको सीवी आपकी डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में। जी। सही। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं। पहली हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर तो आपका कोर्स और यूनिवर्सिटी प्री डिसाइड है तो सबसे पहले आप अपने कोर्स या उस यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाएं, देखें कि इस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। और यूरोप का स्पेसिफिक मैंने आपको बता दिया कि यूरोप पास सीवी ज़्यादा चलती है। उसके अलावा बाकी जो पैटर्न है वो वही रहेगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उस सीवी को प्लान करेंगे, 1 पेज है, 2 पेज है, और उस कंट्री के रिलेटेड कौन सा स्पेसिफिक फॉर्मेट जो है वो चलता है। ठीक है, ये सीवी का यहाँ तक हो गया अगर हम आउटर जो है ना वो पैटर्न्स की बात करें। अभी हम अगर बात करें इसके जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है तो डेफिनेटली वो तो हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा कि जिस कोर्स के अंदर वो अप्लाई कर रहा है उस कोर्स के रिलेटेड उसके पास शॉर्ट कोर्सेज हैं, उसके रिलेटेड उसके पास कोई इंटर्नशिप है, कोई ट्रेनिंग है। यानी कि आपने एक चीज़ ये माइंड में रखनी है कि जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो आप कोशिश करो कि उस कोर्स से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी लिंक करती हैं चीज़ें बस उन्हीं को सीवी में ऐड करें। ठीक है, और सही। सम टाइम ये होता है कि सीवी जो है, सीवी में आपकी जो है वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। तो आपने ये भी माइंड में रखना होता है कि इस सीवी के साथ हमने एक और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होता है जिसको मोटिवेशनल लेटर बोलते हैं। कुछ चीज़ें सीवी के अंदर हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती बिकॉज उन चीज़ों को हम कवर कर सकते हैं अपनी मोटिवेशनल लेटर में। और सही। मोटिवेशनल लेटर जो है ये भी अपने आप में एक पूरी थ्योरी है और प्रैक्टिकल भी है। सो मोटिवेशनल लेटर में आपने स्टोरी सुनानी होती है एडमिशन कमेटी को, और वो स्टोरी इन अ सेंस कि आप अपने आप को सेल कर रहे हैं उनके सामने। सही। तो मोटिवेशनल लेटर को भी हम डिस्कस करेंगे बट उससे पहले हम सीवी को डिस्कस कर लेते हैं। सीवी के अंदर आपका सबसे पहले जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो आप डालें, बट जिस तरह हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में फॉर्मेट होता है कि आप मोबाइल नंबर देते हैं और आप एड्रेस वगैरह लिखते हैं, आईडी कार्ड भी मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स लिख देते हैं, तो वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप यूरोपास जो है उसकी इमेजेस देख लें गूगल से, या फिर आप यूरोपास वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे फॉर्मेट होता है और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो बस आपने अपना अपना जो लिंक्डइन है प्रोफाइल वो देनी है, और कुछ जो आप कह लें कि जो है ना स्कॉलर्स वो ये भी मेंशन करते हैं कि आप अपनी जो सोशल मीडिया की जो आपकी लिंक्स हैं वो भी आप दे सकते हैं। बिकॉज सोशल मीडिया लिंक से क्या होता है कि वो आपको एज अ पर्सन चेक करते हैं कि आपकी जो पर्सनल मोटिवेशन है, ये जो आपकी पर्सनल हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो क्या है। सो उसमें हमारे पास फर्स्ट सेक्शन वो आ जाता है, और जो जो एक जनरल फॉर्मेट है सीवी का वो तो सेम ही रहता है, बट आप उसके अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं ये डिपेंड कर। फॉर एग्जांपल पहला इंट्रो का सेक्शन होता है आपका, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, उसके बाद आपकी स्टडी, उसके बाद आपकी लैंग्वेज, और उसके बाद आपकी जो भी अगर आपको ये आपके शॉर्ट कोर्सेज हैं, एलएमओज बोलते हैं, या इस तरह की आप इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। या फिर डेफिनेटली फॉर एग्जांपल जब आप एक एक्सपीरियंस के सेक्शन के अंदर आपकी ट्रेनिंग भी आ जाएगी, आपकी इंटर्नशिप भी आ जाएगी, आपकी जॉब भी आ जाएगी। स्टडी स्टडी वाला जो पोर्शन है उसके अंदर आपका कोई अगर डिप्लोमा है वो आ जाएगा, शॉर्ट कोर्स आ जाएगा, और इसके अलावा कोई भी आपने फॉर एग्जांपल आपने किसी किस्म का कोई शॉर्ट कोर्स किया है, या आपने सम टाइम ऐसे होता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी डिग्री के ही रिलेटेड या डिपार्टमेंट में या ओवरऑल कुछ कोर्सेज करवाए जाते हैं आपकी डिग्री के रिलेटेड। वो प्रैक्टिकली भी होते हैं और थ्योरेटिकल भी आपको पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ कोर्सेज होते हैं जो कि आप बिल्कुल ऑनलाइन करते हो। डिफरेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। फ्यूचर लर्न एक प्लेटफॉर्म है अगर आप देखेंगे, बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया होता, तो आप इसको बेशक जो है ना वो लिख लें, नोट डाउन कर लें। फ्यूचर लर्न के नाम से एक कोर्स है
सॉरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आपको डिफरेंट यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ की कोलैबोरेशन और इवन के यूरोप के अलावा भी जो बाकी हमारे पास मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, यूके है, तो उनकी कोलैबोरेशन से बहुत सारे कोर्सेज ऑफर किए गए हैं और उसमें कुछ कोर्सेज फ्री भी होते हैं और वो आपको सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। तो सीवी के अंदर आपने अपने कोर्स के रिलेटेड जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी चीज़ें हैं वो आप ऐड करेंगे और सीवी का पैटर्न, सीवी का फॉर्मेट ये डिपेंड करता है आपकी प्री डिसाइडेड कोर्स या यूनिवर्सिटी या कंट्री के ऊपर। जी, अभी सीवी के रिलेटेड आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो आपने अभी बोला था कि यूरोपास फॉर्मेट मोस्टली एक्सेप्टेड होता है यूरोप के अंदर, तो इसकी वेबसाइट है कोई ऑफिशियल जहाँ से कन्वर्ट कराते हैं? जो आप कह रहे थे कि आप डाटा एंट्री करते हैं और ये जी जी कन्वर्ट हो जी जी जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल अरिका, आप जब गूगल पे सीवी मेकर या सीवी यूरोपास या यूरोपास सीवी लिखेंगे, इस तरह का कोई भी अगर आप कीवर्ड्स लिखेंगे ना, तो आपके पास वो वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ से फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैनेज कर सकते हैं। सही, ठीक। हाँ, वो एक इजी तरीका है, बट आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑनलाइन अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट मिल रहा है यूरोपास सीवी, तो उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। बट सही, जी, ठीक है। और कोई आप हमजा आपका क्वेश्चन हो सीवी के रिलेटेड या आप दोनों का कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा आमिर भाई मुझे मुझे ना लेट मी जी जी रिका आप पूछें। आप पूछ लें, मैं बाद में पूछ लूँ। ओके आमिर भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, लेट मी कंफर्म वन थिंग दैट इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रेज्यूमे? No, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता no, there is no any difference. This is just a terminology. Resume and CV are the same thing. हूँ। थैंक यू। अच्छा, मोटिवेशनल लेटर से रिलेटेड मैं ये पूछ रही थी, आपने कहा था कुछ जो इन्फॉर्मेशन है सीवी की वो हम मोटिवेशनल लेटर में कवर कर सकते हैं, तो प्रिसाइसली अगर हम डिस्कस करें तो क्या चीज ऐसी हो सकती है? क्योंकि बेसिकली जो आपका एक्सपीरियंस हो गया, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, कोर्सेज हो गई, लैंग्वेज हो गई, यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपकी सीवी के। अगर आप मोटिवेशनल लेटर में कुछ मटेरियल कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो वो क्या होगा? मतलब एक ओवरव्यू दे दें आप जनरल सा, कि मोटिवेशनल लेटर में एग्जैक्टली हम लोग क्या मेंशन करते हैं कन्विंस करने के लिए। जी ठीक है, मैं समझ गया। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि जब सीवी आपकी जो सीवी है अरिका, वो उसका साइज क्या है? वो 1 पेज है, 2 पेज है? 1 पेज। वो 1 पेज है। और हमजा आपने अपनी अभी तक कोई रफ सीवी बनाई है, वो कितने पेजेस की है? भाई मेरी सीवी तो जो मैंने फॉर्मेट लिया था ना वो उधर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के ही थे हमारे एक सीनियर, तो उनसे लिया था। मेरी सीवी तो मेरे ख्याल 8-10 पेजेस की हो गई थी। बस देखे ना, ये 8-10 पेजेस की सीवी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जी सीवी जो है वो या 1 पेज की, मैक्सिमम 2 पेजेस, और वो भी बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब जहाँ आपकी सीवी 2 पेजेस। अच्छा अरिका, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है जो आपने सीवी पे ऐड ना की हो, जो आपकी 1 पेज की सीवी है? नहीं नहीं नहीं, अभी तक तो सब कुछ अपडेटेड है, सिवाय लिंक्डइन के जो लिंक शेयर करते हैं शायद वो मैंने नहीं शेयर किया। अदर देन दैट सब कुछ अपडेटेड है। वो आप यूरोपास पे जाके उसको ऐड कर सकते हैं। सो सही। आपके अकॉर्डिंग कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई ऐसा शॉर्ट कोर्स आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपने सीवी पे शेयर ना की हो? जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, सम टाइम ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स की जो प्रोफाइल है वो एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से, या फॉर एग्जांपल आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कुछ स्टूडेंट आपके शॉर्ट कोर्सेज कितने हैं? मेरे शॉर्ट कोर्सेज, एक तो टेक्निकल कोर्स था मेरा, वो एसएपी हमारा एक सॉफ्टवेयर यूज होता है अकाउंटिंग का, और एक तरह से ईआरपी सॉफ्टवेयर है वो, तो उसकी एंड यूजर ट्रेनिंग की वो है। अदर देन दैट दो शॉर्ट कोर्सेज मैं कहूंगी मैंने कोर्सेरा से किए थे, और वो यूएस बेस्ड है। वो हो गए, बस यही है 3 करंटली। अरिका, जब आप थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करेंगी ना, अपनी स्कॉलरशिप जर्नी को या अब्रॉड स्टडी या अब्रॉड एडमिशन की जर्नी को, तो आपको आइडिया होगा कि लोग जो है उनके दरमियान रेस है एलएमओज या शॉर्ट कोर्सेज के रिलेटेड। सही। तो जब आप वो देखेंगी ना, तो आपको आइडिया होगा कि ये जो 2 और 3 कोर्सेज आपने किए हुए हैं ये बहुत कम है। सही। ठीक है।
लोगों ने जी लोगों ने बहुत ज़्यादा 20 प्लस 30 प्लस इतने शॉर्ट कोर्सेज किए होते हैं। अब वो अलग बात है कि एज अ पाकिस्तानी हम उसमें से लेते क्या हैं, बट ऑब्वियसली सीवी पे वो आपको प्रेजेंट करना होता है। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कोर्सेज करते हैं और फिर वो सीवी के अंदर मेंशन करते हैं कोर्सेज के अकॉर्डिंग। जो भी सही आपका सही रिक्वायर्ड डिग्री है जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, उस डोमेन के अकॉर्डिंग वो कोर्सेज जो है वो मेंशन करते हैं अपनी सीवी के ऊपर। सही जी ठीक। हाँ। तो आपके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपने पूछा था कि मोटिवेशनल लेटर में हम क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं। देखें, अगर तो आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है सीवी पे, मतलब सीवी के अंदर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अभी आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है देने को, तो ऑब्वियसली ये तो जी थंब रूल है कि आप मोटिवेशनल लेटर में वो चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे जो आपने सीवी में डाल दी हैं। सही ठीक है। अभी आप मोटिवेशनल सही लेटर, हाँ, मोटिवेशनल लेटर को आप एज अ स्टोरी ही सुनाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे आप खुद को सेल करते हैं एडमिशन कमेटी को। जी तो मोटिवेशनल लेटर में आपने स्टोरी सुनानी है, वो एक आपकी इंस्पायरेशन की, आपकी जर्नी की, आपकी मोटिवेशन की। और इन्हीं के राउंड अबाउट आपकी सारी स्टोरी घूमनी चाहिए कि आपने जो बैचलर का कोर्स है वो क्यों सिलेक्ट किया था, उसकी मोटिवेशन कहाँ से आई, फिर आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लर्न की, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। और फिर थ्रू आउट आप उसको लिंक करेंगे अपना जो भी आपका करंट कोर्स इसके अंदर आप अप्लाई कर रही हैं उससे आप उसको लिंक सही करेंगे। और फिर आप बताएंगे कि ये जो करंट कोर्स है ये मेरे फ्यूचर गोल्स या मेरे शॉर्ट टर्म या मेरे लॉन्ग टर्म गोल से कैसे मीट करता है। और फिर सही ये कोर्सेज करने के बाद मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ खुद से या इस इंस्टीट्यूट से या इस कोर्स से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और वो उन एक्सपेक्टेशंस को मैं कैसे पूरा करूँगी या करूँगा। सही तो ये मोटिवेशन लेटर का एक जनरल फॉर्मेट मैंने आपको बताया है। और मैंने आपको थंब रूल ये बताया है कि अगर तो सीवी आपकी फॉर एग्जांपल कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो उसको आप मोटिवेशनल लेटर में ऐड कर सकते हैं विद इन योर स्टोरी। बट इफ़ यू थिंक सही देर इज़ नो एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो कि आप मोटिवेशनल लेटर में ऐड कर सकें, सीवी कंप्लीट है, देन यू शुड नॉट रिपीट द इंफॉर्मेशन। बहुत ही आपका रेयर केस होगा कि कुछ ऐसी लाइन हो उस स्टोरी के अंदर जहाँ पे आपको वो मेंशन करना हो। अदरवाइज नो नीड टू मेंशन ऑल दोज इंफॉर्मेशन जो कि आप सीवी के अंदर ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, बिकॉज जब आप रिपीट सही करेंगे तो वो इरिटेट करेगा। सही ठीक।